तो एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सबके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, यह BPSC शिक्षक भर्ती का ये 17 नंबर का क्लास हो चुका है और आज से जो है एग्ज़ाम का जो तिथि, जो संभावित तिथि दी गई है वह 27 तारीख या 27 से लेकर 30 तक दिया गया और आज से लगभग आप लोग मान लीजिए तो 20 से लेकर 25 दिन जो है वो आप लोग के समय बचा हुआ है। और हमारे डिस्कशन टीम की बात कीजिएगा तो उससे पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वो ख़त्म कर दिया गया है और उसका भारत का भूगोल जो है जो कि कल या परसों में उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा और डेली टेस्ट भी यहाँ जो लगाया जाता है। अगर आप सभी लोग कहीं से भी है इसको देखना चाहते हैं तो इसमें और साथियों को भी जोड़ने का प्रयास किया कीजिए ताकि सभी लोग इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इतना विलम्ब मत कीजिए सब्सक्राइब करने में, क्योंकि अब अगर छूट जाएगा तो अब की बार वही होने वाला है 400 पार और अब की बार आपका BPSC 3.0 पार कराएगी ये FMSC ग्रुप डिस्कशन टीम। क्योंकि अगर इसमें अगर आप रेगुलर बने रहिएगा और रेगुलर बनने के साथ साथ अगर आप होमवर्क को फॉलो करते हो जो यहाँ दिया जाता है उसके हर एक कड़ी को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें हर एक कड़ी में हर एक क्वेश्चन का आंसर छुपा रहता है जिसको आपको सराहने का काम किया करना है। तो आज जो है भारत की जनगणना जो कि बोला गया था कल स्टार्ट किया जाएगा, तो आज भारत की जनगणना जो है उसको पूरा सुपरा साफ जो है हर एक बुक के माध्यम से किया जाएगा। भारत की जनगणना कब हुई थी, कैसे हुई थी, इसके आयुक्त कौन थे, सबसे अधिक जनसंख्या में कौन है, कौन सा राज्य है, इसके बारे में सारा चर्चा जो है आज की वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँच जाए और आप उसको सेव कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कल जो है हम लोग जल परिवहन तक ख़त्म कर दिए थे और आज जो है स्टार्ट कर रहे हैं भारत की जनगणना। तो भारत की जनगणना जो है संविधान की धारा 246 में इसका वर्णन किया गया है और जनगणना जो है किस विषय में आता है, ये संघ सूची में आता है। सूची की बात करेगा तो संघ सूची में आएगा और सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है, ये 7वीं अनुसूची में। मतलब किस सूची में कौन सा वर्णन आए, कौन सा क्षेत्र आएगा, इसका वर्णन किस सूची में किया गया है, संविधान के 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब जिसपे कानून संघ केंद्र बनाएगा, राज्य सूची मतलब होगा जिसपे कानून राज्य सरकार बनाएगी और समवर्ती मतलब जो दोनों मिलके जो है बनाएगा उसको समवर्ती सूची कहा जाता है। कोई दिक्कत? और जनगणना की बात कहा जाएगा तो जनगणना जो है ये आपको संघ सूची के अंतर्गत जो है ये आता है और इसका वर्णन धारा अनुच्छेद 246 में इसका वर्णन किया गया है जनसंख्या का, जनगणना का ये, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें जो है वर्तमान में जनगणना जो हुआ था ये 2011 में हुआ है। मतलब अभी जो भी डाटा आपको देखने को मिलेगा ये 2011 के डाटा के जनगणना के अनुसार जो है ये डाटा होगा और 2011 के जो जनगणना हुआ था इसके जनगणना आयुक्त हो जाएंगे आपको C चंद्रमौली, यानी डॉक्टर C चंद्रमौली जो है 2011 के जनगणना आयुक्त जो है वो हो जाएंगे। और यह जनगणना जो है ये आपको जनगणना का जो इसका थीम रखा गया था, इसका थीम क्या रखा था, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ये 2011 के जनगणना का जो विषय रखा गया था, क्या रखा गया था, हमारा जनगणना और हमारा भविष्य। और यह 2011 की जनगणना जो होगी यह 15वीं क्रम की जनगणना होगी। वैसे पूरे बिना आज़ादी से पहले पूरा शुरू से लेके आइएगा तो 15वीं हो जाएगी और आज़ादी की बात कीजिएगा तो ये 7वीं जनगणना। यानी आज़ादी के बाद जो है अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है, 7 बार जो है वो हो चुकी है। और 2011 में जनगणना हुई थी इसका थीम क्या रखा गया था, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। और इसके जो है जनगणना आयुक्त कौन थे, C चंद्रमौली जो है इसके कौन थे, जनगणना आयुक्त हो जाएंगे। अब देखिए उसके बाद जो है जनगणना 2011 का ये थीम रखा गया था और जनगणना 2011 का शुभंकर अगर पूछ लेगा तो शुभंकर हो जाएगा परगना शिक्षिका। परगना शिक्षिका जो हो जाएगी ये इसके क्या हो जाएगा, शुभंकर हो जाएगा। जिस प्रकार कल बताए थे कि एयर इंडिया का शुभंकर क्या था, महाराजा था, ठीक उसी प्रकार आज है जनगणना का शुभंकर क्या हो जाएगा, 2011 की जनगणना का शुभंकर परगना शिक्षिका, करगना नहीं परगना के शिक्षिका जो हो जाएगी वो उसकी क्या हो जाएगी, शुभंकर हो जाएगी, ठीक है ना। और इसका आदर्श वाक्य क्या था, हमारा जनगणना और हमारा भविष्य हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अब देखिए जनगणना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जनगणना पहले कब हुआ, किसके काल में हुआ, अब कैसे होगा, इस सारा डिटेल्स में इसको चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा, सारा बात आपको अभी माथे में घुसने वाला है सीधे, ठीक है ना। कान खुला रखिएगा, ध्यान हमारी तरफ रखिएगा, सीधे आपको जो है डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत बिट्टू बाबू? तो देखिए भारत में अगर बात कीजिएगा जनगणना की शुरुआत तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। म्यू नहीं, मेयो के काल में, यानी लॉर्ड मेयो के काल में भारत में सबसे पहली बार अगर जनगणना की बात कीजिएगा, अगर ध्यान सुनिएगा यहाँ से बताते जाना, उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की प्रयास कीजिएगा। अगर आपको आता है तो वो रिवीजन आपको अच्छा कर देगा। तो ये 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था, किसके काल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। और उसके बाद 1872 के बाद उससे जनगणना चलते आ रहा था, लेकिन उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के काल
काल में जो है ये 10 की आधारित जनगणना स्टार्ट हो गई। मतलब उसके बाद यह बोला गया, रिपन साहब ये बोल दिए कि अब जो है जनगणना जो भी होगी वो 10-10 साल पर जो है वो होने वाली है। यानी 10 साल की जनगणना किसके काल से स्टार्ट हो गई थी? लॉर्ड रिपन के काल में, और सेशन का हो जाएगा 1881 की जगह। और सबसे पहली अगर जनगणना की बात करेंगे तो क्या 1872 में हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद दूसरी जनगणना अगर कहेगा 10 की आधारित कब हुआ था? 1881 में हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जनगणना जो है ये आपको निकालने का तरीका बताते हैं, जनगणना कैसे निकलता है। जनगणना नहीं, जनसंख्या घनत्व कैसे निकलता है? ये कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व उसको कहते हैं। अगर किसी एक वर्ग की बात कीजिएगा, जैसे अब यहाँ इस कलम में बैठे हुए हैं, तो इस कलम में जितने लोग बैठे हुए हैं उसकी संख्या से कुल क्षेत्रफल में अगर भाग दे देंगे तो वो जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा, कितने दूर पर कितने लोग जो है वो बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जनसंख्या घनत्व उसको कहते हैं किसी निश्चित क्षेत्र के लोगों को, किसी निश्चित क्षेत्र में जो है किसी निश्चित लोगों की संख्या से भाग दे दीजिएगा तो जनसंख्या घनत्व जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद लिंगानुपात कैसे निकालते हैं सो बताते हैं। लिंगानुपात में क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर जो है महिलाओं की संख्या कितनी है वो बताता है। मतलब हाँ, हमेशा स्त्री ऊपर में रहेगी, इसमें निकालने के लिए नीचे में पुरुष रहेगा और उसको 100 से गुना कर देना, ठीक ना। 1000 से गुना कर देना है। ठीक उसी प्रकार आपको बच्चा वाला लिंगानुपात निकालना है, शिशु वाला। उसमें बच्चा में भी एक बालिका बच्ची है तो उसको ऊपर रखना है, बालक को नीचे रखना है, दबा के रखना है, और उसको भी कितना से गुना करना है? 1000 से गुना कर दीजिएगा तो वो जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद आया था जनसंख्या में जनगणना, बार बार बोला था जनसंख्या ना, जनगणना होगा। ये जनगणना का जो है महान विभाजक वर्ष जो आया था, ये कब आया था? 1921 में। यानी जनगणना के लिए अगर महान विभाजक वर्ष की बात करें तो कब आया था? 1921 में आया था। भारत के इतिहास में अभी तक आया था। और जो है ये भारत 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसके हिसाब से भारत की कुल जनसंख्या जो है ये विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। यानी पूरी 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से भारत में जनसंख्या जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो है वो कहाँ का है? भारत का ही हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए जनसंख्या में अगर जनगणना होती है उसमें क्या गिना जाता है? लोगों की संख्या कितनी बढ़ी या कितनी घटी। सभी राज्यों में वृद्धि होती है, लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य है नागालैंड जिसमें ऋणात्मक प्रभाव होता है, ठीक ना। वो हमेशा जनसंख्या क्या उसमें घटते रहता है। और नागालैंड कहाँ पड़ता है? पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है। ये 7 सिस्टर का एक भाग हो जाएगा नागालैंड, और ये पूर्वोत्तर राज्य में ही पड़ता है। मैक निकल गया आज, तो क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, देख लीजिएगा। उसके बाद बताइएगा जनसंख्या घनत्व। उसके बाद जो है इसमें क्या हुआ था? ये 2011 के जनगणना के अनुसार जो है लिंगानुपात जो है ये आपको 933 से बढ़ के 943 हो गया था। और शिशु लिंगानुपात जो है ये घट गया था। मतलब लिंगानुपात जो है महिला पुरुष वाला वो बढ़ गया था, और घट क्या गया था? बच्चा वाला ये 927 से घट के 918 हो गया था। ये देखिए ट्रीट 1.0 की बात कीजिएगा तो इसमें बिहार की जो है पुरुष साक्षरता दर पूछे हुआ था, है ना। इसमें कितना % पुरुष साक्षर है उसकी चर्चा महिला वाला पूछे हुआ था, पुरुष नहीं है। 53 सभी ऑप्शन आपको 53 पॉइंट कर करके था। ये पॉइंट के बाद जो है उसको ले लिया था, उतना तक चल रहा था। बीपीएससी शिक्षक भर्ती है सर, जो आप वैसे शिक्षक नहीं बनेगा, किसी शिक्षक का टैग लगना ये कोई मामूली बात नहीं होती है। और जो शिक्षक बन चुके हैं अभी उनसे पूछेगा कि 6 बजे से कैसे उठना पड़ता है, और कैसे 6 बजे उठने के बाद जो है फोटो लोड करना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, आप बनिएगा ना सर, तो वहीं रूम ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो देखिए उसमें जो है ना 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता जो है ये 75.26 से बढ़ के जो है 80.9 हो गया था। और महिलाओं की जनसंख्या साक्षरता दर जो है ये 53.67 से बढ़ के 64.6 हो गया था। देखिए पॉइंट पे याद तो नहीं रह पाएगा, लेकिन इतना याद रखिए कि दोनों बढ़वे किया था, घटा कोई नहीं था। हाँ, भारत का ही बात कर रहे हैं। ये पुरुष साक्षरता दर जो है 75.26 से लेके 75 से कितना हो गया था? 80 हो गया, 80.9 यानी 81 हो गया था लगभग में। और महिलाओं की साक्षरता जो है 53.67 से 64.6 हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद जो है ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश हो गया था। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र में ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और शहरी क्षेत्र में कौन हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये साक्षरता की बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम साक्षर राज्य कौन हो जाएगा? उस समय आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और शहरी क्षेत्रों में कौन हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये हमेशा से कौन रहा है? केरल ही रहा है। और उसके बाद जो है देश का एकमात्र केरल ही एक ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से साक्षरता जो है वो सबसे अधिक है। और सबसे साक्षर जिला की राज्य की सूची में जो है वो केरल ही आता है।
अब देखिए केरल में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है, ये सॉरी केरल नहीं, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात जो है 945 है। 9, 4, 5 जो है ये अनुसूचित जाति की जो है, जिसको SC कहते हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार ST जो है, इसमें 45 और जोड़ दीजिएगा तो 990 हो जाएगा। यानी प्रति 1000 पर जो है 945 ST जो है, SC जो है वो साक्षर हो जाएंगे और 990 ST जो है वो साक्षर हो जाएंगे। ये तो याद हो जाएगा। 945 कौन हो जाएंगे? SC वाले हो जाएंगे और ST वाले कितने हो जाएंगे? 990 हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि सबसे अगर कम बात कीजिएगा तो राज्यों में सबसे कम जनसंख्या जो है ना वो सिक्किम में हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या किस में हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक की बात कर रहे हैं, वो जनसंख्या घनत्व में है। ये जनसंख्या जो सिर्फ जनसंख्या की बात कीजिएगा, सिर्फ जनसंख्या की बात कीजिएगा तो सबसे कम जनसंख्या जो कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में हो जाएगा। अगर नगरीय जनसंख्या की बात करेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जनसंख्या के बारे में आते हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला अगर सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद जो है भारत में सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या हो जाएगा। और उसके बाद सबसे अधिक वाला कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दशकीय वृद्धि की अगर बात कीजिएगा, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि अगर हुआ है किसी राज्य में तो ये मेघालय में हुआ है। सबसे अधिक किस में हुआ है? मेघालय में। और सबसे कम किस में हुआ है? ये नागालैंड में हुआ है, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक वाला होता है। इसको याद ही रखिएगा कि दशकीय वृद्धि, हाँ, ये घटता है। नागालैंड वाला क्या होता है? घटता है। और मेघालय वाला क्या होता है? बढ़ता है। दशकीय आधार पर जो जनसंख्या होती है उसमें मेघालय एक ऐसा राज्य है जो बढ़ते रहता है और घटने वाला कौन हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात कीजिएगा तो ये अपना बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन हो जाएगा? ये बिहार हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर आप आते हैं लिंगानुपात में तो लिंगानुपात में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात कम कहाँ है? सबसे अधिक है केरल में। और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। सबसे अधिक शिक्षित भी कौन है? केरल है। सबसे कम शिक्षित बिहार, भारत में ही बिहार है, ठीक है ना। तो आगे बताइएगा लिंगानुपात। ये केरल में आपको 1084 है और हरियाणा में 879 है। केरल में कितना है? 1084 है और हरियाणा में 879 हो जाएगा। हाँ, पंजाब में 895 है। 895 है। हाँ जी सर, तभी तो लिंगानुपात वहाँ अधिक है। आगे बताइएगा सबसे कम हरियाणा में हो जाएगा। अब देखिए साक्षरता में आते हैं। साक्षरता में सबसे अधिक साक्षर जिला कौन हो जाएगा? ये केरल हो जाएगा। कितना है यहाँ? 94% हो जाएगा। यहाँ सबसे कितना है? यहाँ 94% हो जाएगा। और उसके बाद सबसे कम साक्षरता वाला हो जाएगा तो ये बिहार हो जाएगा। कितना है? 61%, 61.8 है, यानी 62 मानिए। 61.8 जो ये कहाँ है? बिहार में हो जाएगा। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है? ये भी केरल में ही है। और सबसे कम कहाँ है? बिहार में। सबसे ज़्यादा केरल साक्षरता हो या लिंगानुपात हो, और सबसे कम हो जाएगा साक्षरता में कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और लिंगानुपात में कौन हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा, ठीक है ना। 71.2 है जी। आगे बताइएगा, आपके पढ़ने से साक्षर नहीं होगा। वो 11 की जनगणना में जिस समय हुए थे उस समय अब बढ़ गया होगा। अब बताइएगा उसके बाद कि सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। पुरुष में भी अधिक है, महिला में भी। और सबसे कम साक्षरता महिला वाला में भी ये अपना बिहार ही हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। महिला में 51.5 है और पुरुष में आपको जो है ये 71.2 है। 51.5 और 71.2 जी, ये बिहार की जनसंख्या है। हाँ, 61.8 हो जाएगा। तो उसके बाद देखिएगा, ये तो हो गया इसमें। और आप जाति जनगणना में आते हैं तो जाति के हिसाब से अगर आइएगा तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला अगर परसेंटेज की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा? पंजाब। पंजाब जाति में SC वाले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति जो है परसेंटेज में किस राज्य में है? पंजाब में है। और सबसे अधिक SC जो है ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या वहाँ सबसे अधिक SC जो है वही पाया जाता है, ठीक है ना। और परसेंटेज की बात करेगा SC में तो कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। पंजाब में क्या हो जाएगा? सबसे अधिक परसेंटेज वाला SC हो जाएगा। और सिर्फ परसेंटेज न लगा के सिर्फ अगर पूछेगा सबसे अधिक SC किस में है तो वो किस में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और सबसे अधिक ST जो है ये किस में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक SC उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक ST किस में? मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है ना।
उसके बाद परसेंटेज की बात कीजिएगा, परसेंटेज में एसटी सबसे कम किस में है, सबसे अधिक किस में है, तो ये हो जाएगा मिजोरम में, सबसे कम मिजोरम में हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद हरियाणा और पंजाब में कोई एसटी निवास नहीं करती है, ठीक है ना। हरियाणा और पंजाब में कोई एसटी निवास नहीं करती, वहाँ सिर्फ कौन सी है, एससी ही है। हरियाणा और पंजाब में क्या है, सिर्फ एससी है, एसटी वहाँ निवास। जो 2011 की जनगणना का थोड़ी बता रहे हैं, वहाँ एससी मतलब वह अनुसूचित जाति और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए सबसे अधिक, उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन जाएगा, दिल्ली। सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला कौन जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर आता है पुदुचेरी और तीसरे स्थान पे चंडीगढ़। तीसरे स्थान पे कौन आता है, चंडीगढ़। देखिए पहला तब नहीं पूछता है, दूसरा पूछ सकता है, क्योंकि पहला सब याद रखता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, दिल्ली। दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, पुदुचेरी। और तीसरे स्थान पे चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा पुदुचेरी। पुदुचेरी जो सबसे अधिक कौन हो जाएगा लिंगानुपात वाला, यूटी हो जाएगा, यूटी राज्य नहीं, ये यूटी केंद्र शासित यूटी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे अधिक साक्षर वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षर कौन सा यूटी है, लक्षद्वीप है। इसमें 91.8 यानी लगभग जो है 92% साक्षर जो है लक्षद्वीप में है, ठीक ना। यह देखिए सबसे अधिक साक्षर है। और सबसे अधिक साक्षर अगर राज्य की बात करें तो कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा। कितना परसेंट है यहाँ, 94% है। और सबसे अधिक साक्षर यूटी की बात करेगा तो कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप। कितना है यहाँ, 91.8, लगभग 92% इसको लेके जो है वो चल सकते हैं। उसके बाद जनसंख्या, देखिए यहाँ सबसे अधिक साक्षर है इसलिए जनसंख्या यहाँ सबसे कम है। जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ साक्षर लोग अधिक रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे याद रख सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, ये लक्षद्वीप। और सबसे ज़्यादा बड़ा कौन हो जाएगा, दिल्ली। सबसे अधिक दिल्ली है, क्षेत्रफल में अंडमान में पहले स्थान पर दिल्ली हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या किस यूटी में है, ये लक्षद्वीप में है। कितना परसेंट है यहाँ, 91.8% हो जाएगा। उसके बाद देखिए लक्षद्वीप और अंडमान साक्षरता में भी है और जनसंख्या में भी सबसे कम जो है ना ये लक्षद्वीप में ही है सबसे अधिक। देखिए उसके बाद दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में कोई एसटी निवास नहीं करती है। मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई एसटी निवास नहीं करती है, ये भी याद रखिएगा। और दिल्ली और पुडुचेरी में कोई एसटी निवास नहीं करती है, ठीक है ना। यानी अंडमान और निकोबार में, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार में एसटी निवास नहीं करती है। और दिल्ली पुडुचेरी में जो है ये एसटी निवास जो है वो नहीं करती है। नहीं एसटी नहीं सर, वहाँ जो है निवास, ये 2011 का डाटा है। अब तो डाटा आ गया होगा, उसको देख लिया जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा लूसेंट बुक। हाँ, ये 2011 के हिसाब से जो जी अभी जो भी एग्ज़ाम चलेगा, क्योंकि 21 में होना था, कोरोना काल आ गया था। सिर्फ जनगणना जाति आधारित हमारे नीतीश बाबू करवा दिए, लेकिन वो उतना सक्सेस जो है वो नहीं हुआ। देखिए जाति जनगणना आधार स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश है। अब जो है ये NCERT SCERT से इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब बताइएगा आप जो जनसंख्या इसमें बताएं ठीक उसका कुछ परसेंटेज यहाँ निकालना है। बताइएगा भारत की किस अनुसूची में जो है ये जनगणना का वर्णन किया गया है, 7वीं अनुसूची में। अगर सूची की बात करें तो कौन हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में कौन सूची हो जाएगा, संघ सूची। ये संघ सूची के अंदर जो है वो आ जाएगा। और अनुच्छेद की चर्चा करेगा 246 हो जाएगा। हाँ, जनसंख्या संवर्ती है, जनगणना जो है वो संघ सूची के अंदर जो है वो आता है। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 121 करोड़ जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या हो जाएगी। उसके बाद बताइएगा कि स्वतंत्रता पश्चाती के बाद जो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की जो जनगणना हुई है कईवीं बार हुई है, ये 7 को जो है वो हो चुकी है, ठीक है ना। और इससे अगर कहिएगा शुरू से तो कईवीं हो जाएगी, तो ये 15वीं हो जाएगी। और पहली बार जनगणना जो है किसके काल में स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड मेयो काल में। और कब हुआ था, 1872 में। और 10 आधार पर जो होगा वो 10 वर्ष पर होगा तो वो लॉर्ड रिपन काल में हो जाएगा। और ये कब होगा, 1881 में हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा
हाँ उसी को कहते हैं। बताइएगा विश्व की कुल जनसंख्या जो है, भारत की जनसंख्या कितना परसेंट हो जाएगा? 17.5%। यानी 17.5% जो है विश्व की कुल जनसंख्या का, भारत का परसेंट कितना हो जाएगा? 17.5% जो है वो हो जाएगा। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार जो है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा? ये बिहार का हो जाएगा। यहाँ 1106 जो है व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति जो है वो रहते हैं 2011 के अनुसार जो है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश कितना हो जाएगा? 17 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति ही रहते हैं 2011 के अनुसार, ठीक है ना। जैसे अभी यहाँ पर कुछ लोग हैं तो आप लोग पाँव फैला के बैठे हुए हैं, अगर नहीं रहते तो क्या करते? पाँव समेट के बैठते। वही बात है कि जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है आपको घनत्व को अपने आप बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा कि जनगणना 2011 जो हुई थी, ये किस जनगणना 2011 जो हुआ इसका आधार कौन सा आधार हो जाएगा? कैमे का आधार हो जाएगा? ये 10 की आधार हो जाएगा। यानी 10 साल पे हुआ है, ये आपको 10 की आधार हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जनगणना जो 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? बताए थे सिक्किम। न्यूनतम कौन हो जाएगा? सिक्किम। और अधिकतम कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और वही में अगर नगरीय जनसंख्या लगा देगा तो ये आपको महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूटी कौन हो जाएगा? दिल्ली में जो है इसमें 1.6 करोड़ जो है लोग रहते हैं, ठीक है ना। इसके हिसाब से उस समय 1.6 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है ना। और वैसे भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2011 के अनुसार? 121 करोड़ में उतना सा छोटा सा दिल्ली में 1.6 करोड़ लोग जो है वो दिल्ली में ही रहते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद बताइएगा कि किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाएगा? तमिलनाडु में। नगरीय जनसंख्या बोला गया तो नगरीय जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाएगा तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। हाँ, नगरीय जनसंख्या हो जाएगा तो महाराष्ट्र, और नगरीय जनसंख्या घनत्व हो जाएगा तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। और इसका थीम क्या रखा गया था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है ना। हमर बेटी हमर मान, वही बात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जो जनगणना 2011 के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। और इसमें 64.47 हजार इतने व्यक्ति ही रहते हैं, ठीक है ना। इसके हिसाब से जो है आगे बताइएगा कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? 73.40 में 73 दिए हुए हैं। भारत की महिला के इसमें दिया है, महिला साक्षरता दर उसमें 65.46 दिए हुए हैं। और सबसे अधिक साक्षर जिला कौन हो जाएगा? केरल। इसमें 94 राज्य, हाँ सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। उसके बाद सबसे अधिक साक्षर पुरुष वाला राज्य कौन हो जाएगा? केरल नहीं हो जाएगा। महिला में भी केरल हो जाएगा, हाँ। और अधिकतम न्यूनतम में कौन हो जाएगा? महिला पुरुष में ये अपना बिहार हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य में स्त्री और पुरुष की स्त्री और पुरुष के भी साक्षरता का अंतर सबसे कम है? सबसे अधिक है, सबसे कम है, सबसे कम ही है। ये सुन लीजिए, ये 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत के किस राज्य में स्त्री और पुरुष की शिक्षा में सबसे कम अंतर है? मतलब वहाँ के पुरुष और स्त्री सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, कम अंतर, वो मेघालय हो जाएगा, ठीक ना। जैसे परसेंटेज की बात करते हैं ना, तो जैसे केरल में हो जाएगा पुरुष हो जाएंगे तो 96.11% और महिला हो गया तो 92.1%, ठीक है ना। उसी प्रकार सबसे कम अंतर की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा? मेघालय में हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू NCERT है, ठीक है ना, इसलिए इसमें इसको लेके चलना पड़ेगा, हाँ ठीक है ना। ये BPSC शिक्षक भर्ती है, ये NCERT को ही मानेगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये बिहार हो जाएगा। कितना है महिला का? 51.50। इसमें देखिए पॉइंट तक याद रखना पड़ेगा, इसमें 51.50 रहेगा। हाँ, इसलिए इसको याद रखिए। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, तो बिहार में पुरुष कितना है? 71.2 पुरुष हो जाएगा, और महिला कितनी जगह? 51.5 हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि भारत में कुल लिंगानुपात जो है कितना हजार पुरुष पर कितनी महिला है? 1000 पर 943 महिला हो जाएगी। यानी 1000 पुरुष पे 943 महिला जो है, ये भारत का जो है वो लिंगानुपात जो हो जाएगा। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। और सबसे कम कौन हो जाएगा? हरियाणा में कितना? 878 है, उसमें 879 है लुसेंट में, इसमें 878 दिए हुए हैं। और उसमें केरल में कितना है लिंगानुपात? 1084 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब बताइएगा उसके बाद कि भारत की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम है। तो ये हो जाएगा शिशु वाला जो है ये केरल में हो जाएगा। ये किस में जाएगा? केरल में जो है वो हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद जो है इसमें तो पूरा अच्छा से दिए हुए है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है और सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की हो जाएगी। तो ये आपको जनगणना जो था ये देखने को यहाँ तक मिल गया। अब जो है आपको जनगणना का आगे जो है दिया गया था उसको एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना। तो जनगणना जो है बताइएगा कि जनगणना किस सूची का विषय है? ये संघ सूची का जो है वो वह विषय हो जाएगा। और जनगणना आयुक्त जो हुए थे 2011 में वो कौन बने थे? वो सी चंद्रमौली साहब जो है वो जनगणना आयुक्त बने थे। और इसका थीम क्या रखा गया था? हमारा जनगणना और हमारा भविष्य जो है इसका थीम रखा गया था। उसके बाद हमको आप ये बता दीजिएगा कि जिस 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 121 करोड़ जो हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद ये बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की जनसंख्या जो सबसे अधिक हो जाएगी? उत्तर प्रदेश। और नगरीय जनसंख्या की बात करेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और पुरुष और महिला साक्षरताओं का अंतर बोलेगा तो कौन हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। और सबसे अधिक शिक्षित यूटी कौन हो जाएगा? ये भी लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे अधिक शिक्षित की बात करें गुरुजी तो ये आपको कौन हो जाएगा? यूटी हो जाएगा। देखिए ऐसे याद रखिए, वहाँ जनसंख्या कम है, लोग वहाँ के यहाँ अधिक शिक्षित है, ठीक है ना। उसके बाद हमको ये बताइएगा कि सबसे अधिक जो है सबसे अधिक साक्षर जिला, सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन हो जाएगा? ये आपको केरल ही हो जाएगा। उसके बाद ये देगा होमवर्क निकालिए तो। और सबसे अधिक जो है और उसके बाद सबसे अधिक जो है बताए थे सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार। पुरुष और महिला में भी केरल हो जाएगा सबसे अधिक में। और पुरुष और महिला में सबसे कम किस में हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस में हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या किस में हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा, हम बताए थे आपको कि अगर आपको लिंगानुपात निकालना है तो किसको ऊपर रखेंगे? स्त्री को ऊपर रखेंगे, पुरुष को नीचे, पुरुष को महिला कर देंगे, पुरुष को नीचे रखेंगे और गुने 1000 कर देंगे। ठीक उसी प्रकार अगर शिशु वाला निकालना है, बच्चों वाला, तो आपको बालिका को ऊपर रखेंगे, बालक को नीचे रखेंगे, गुने 1000 कर देंगे। उसका बताइएगा कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में जो है कौन निवास नहीं करती है? एससी जो है लक्षद्वीप और अंडमान में निवास नहीं करती है। और आपको ये बताना है कि दिल्ली और पुडुचेरी में कौन निवास नहीं करती है? एसटी। ये भी याद रखिएगा। बताइएगा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एसटी निवास करती है? नहीं करती है। नागालैंड और आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में एससी निवास नहीं करती है। और झारखंड में एससी निवास करती है? एसटी। झारखंड में एसटी का ही राज है वो, ठीक है ना। वहाँ सबसे अधिक एसटी आपको जो ना आदिवासी ही मिलेगा, आपको एसटी ही मिलेगा, वो आपको झारखंड में मिलेगा। और आपको ये बता दीजिए हमको कि सबसे अधिक जो है जनसंख्या परसेंट में जो है प्रतिशत में सबसे अधिक एससी जो है किस राज्य में परसेंटेज के मामले में? वो आपको पंजाब हो जाएगा। सबसे अधिक एससी में परसेंटेज में हो जाएगा तो आपको % हो जाएगा। और सिर्फ अगर एससी की बात करेंगे परसेंटेज नहीं लगेगा तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसी प्रकार सबसे अधिक एसटी जो है आपको ये कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ जाएगा। और सबसे अधिक जो है एसटी जो है ये आपको पड़ेगा मिजोरम में पड़ जाएगा, ठीक है ना। वो सबसे अधिक कम वहाँ हो जाएगा। उसके बाद हमको मिजोरम में हो जाएगा। एसटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश एसटी में सिर्फ अगर सबसे परसेंटेज में कम कहेगा एसटी तो मिजोरम, और सिर्फ कहेगा एसटी सबसे अधिक किस में तो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा भारत की जनगणना जो हुई थी इसके अनुसार जो है यूटी सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूटी कौन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। और इसमें कितना निवास करती है जनसंख्या? 1.6 करोड़। 1.6 करोड़ जो है वो निवास करती है। आप बताइएगा भुट्टू बाबू, हमसे आपसे ये क्वेश्चन है कि जब प्रथम स्थान पे दिल्ली है जनसंख्या में तो दूसरे स्थान पे कौन सा यूटी हो जाएगा? ये पुदुचेरी
ये पुदुचेरी हो जाएगा और तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, चंडीगढ़ आएगा। देखिए अब जो है ना बीपीएससी हो या कोई एग्जामिनर हो, एग्जामिनी ऐसा हो गया है कि वो आपको प्रथम और लास्ट नहीं देता है, वो बीच का 2 देता है, ठीक है ना। इसलिए प्रथम याद सब लास्ट कर लेता है, इसलिए प्रथम कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, पुदुचेरी, और तीसरे स्थान पे चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे यूटी की बात कीजिएगा तो यूटी कितने है ये भारत में, 8 गो यूटी है और 28 गो क्या है, राज्य है। 28 + 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 28 राज्य है और 8 गो यूटी हो जाएगा। कौन बढ़ गया है, जम्मू कश्मीर हटा राज्य से अब बन गया यूटी। 29 + 7 था, अब 28 + 8 हो गया। अब जो है आपको ये जनगणना जो था, अगर जनगणना से क्वेश्चन पूछेगा अगर भारत लेवल पे 2011 के करने का शर्त, तो इससे अधिक क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछेगा। अगर आपको अगर फिर भी अगर आपको SC ST परसेंटेज में राज्य में अगर डिफरेंस हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा और फिर सुनने का प्रयास कीजिएगा, और उसको पढ़ लीजिएगा ना एक बार बुक में, और उसके बाद सुनिएगा तो और अच्छा आपको सुनने मिलेगा। बाकी उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो होमवर्क का सीरीज चलते आ रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। और होमवर्क में जो दिया गया था, अब बायोलॉजी भी जो है महेश बनवाल के माध्यम से जो वो बायोलॉजी जिसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निषेचन के बिना अंडा अगर विकास करता है तो उसको कौन सा जनन कहेंगे, और निषेच जनन। अगर निषेचन के बिना ही अंडा अगर विकास कर रहा है तो कौन सा जनन कहेंगे, और निषेच जनन करेंगे। और अगर निषेचन होने के बाद अगर अंडा विकास कर रहा है तो हो जाएगा निषेच जनन, ठीक है ना। वो निषेच होकर जो है वो जनन उसके बाद बढ़ेगा। उसके बाद बताइएगा कि धान के पौधे उगाने की डैपिंग विधि जो है किस देश में विकसित हुई थी, ये फिलीपींस में हुई थी। ये कहाँ हुई थी, फिलीपींस में जो है ये स्टार्ट हुई थी। धान और बीटी बैगन जो है ये आपको फिलीपींस में स्टार्ट हुआ था। आगे बताइएगा क्वेश्चन आएगा कि नेत्रदान में आंख के हिस्से को कौन सा हिस्सा दान करते हैं, ये कॉर्निया जो उसको दान जो है वो कर देते हैं। और कॉर्निया का स्पेलिंग बताइएगा, CORNEA हो जाएगा, कॉर्निया का स्पेलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी आपको इंग्लिश में भी दे देगा, कुछ ऐसा शब्द होता है जो हिंदी में न देके जो ना आपको ऑप्शन इंग्लिश में देता है, इसलिए आप कहीं कहीं के भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं सी भी लिखा रहेगा, इसलिए उसको पकड़ने की हम ट्रिक बता दिए। इस प्रकार साइकोलॉजी को लोग पी से लिखता है, एस से स्टार्ट करता है, उसी तरह आपको कॉर्निया भी याद रखिएगा इसको। बताइए दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर कौन थे जो हृदय का प्रथम बार स्थापन किए थे, ये क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले जो दक्षिण अफ्रीका के थे हार्ट ट्रांसप्लांट जिसको कहते हैं, हृदय का प्रत्यारोपण जो किए थे फर्स्ट बार किए थे वो कौन किए थे, क्रिश्चियन बर्नार्ड। और ये कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के थे। दक्षिण अफ्रीका इंग्लिश में क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है हृदय भारत में जो है विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म जो है वो कौन हो जाएगी, जया। यानी भारत में अगर धान की पहली बौनी किस्म हो जाएगी तो वो कौन हो जाएगी, जया, ठीक है ना, जया। याद रखिएगा, जया पर्दा भी है उसको नहीं याद रखिएगा। आगे बताइएगा कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में, ये 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। और आप ये बता दीजिएगा कि वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है, वो चूहा। वो चूहा में जो क्या नहीं होता है, पित्ताशय जो है वो नहीं होता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है, ये नीम से प्राप्त होता है, ठीक है ना। देखिए अच्छा क्वेश्चन में दिए हुए हैं। और आपको अगर साइंस में अगर आपका स्पेशल है ना तो साइंस का क्वेश्चन उठाएगा, उसके लिए आपको महेश बनवाल को हर एक वर्ड हर एक लाइन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बताइएगा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो ये कहाँ स्थित है, ये देहरादून में है। सर्वेक्षण विभाग का जो है मुख्यालय वो देहरादून में है। और देहरादून कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून भी है। उत्तराखंड की स्थापना जो है वो कब हुई थी, ये आपको 9 नवंबर 2000 को हुई थी। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ हुआ था, 1/9/15/2000। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रक्त दाब का नियंत्रण जो है किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है, ये एड्रिनल ग्रंथि करता है। एड्रिनल ग्रंथि को कहीं कहीं इंग्लिश में देता है एड्रिनल ग्रंथि देता है, और हिंदी में देगा तो अधिवृक्क ग्रंथि देता है। इसलिए बता दिए अधिवृक्क ग्रंथि को ही क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है। और मनुष्य के शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रण करने का काम क्या करता है, यही आपको अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि उसको जो है वो बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पशु का तापक्रम जो है किस यंत्र से मापते हैं,
ये वेटनरी थर्मामीटर, ठीक है ना। वैसे पशु के डॉक्टर को वेटनरी भी कहा जाता है, वेटनरी डॉक्टर कहा जाता है। वैसे अगर पशु के ताप को नियंत्रण तापक्रम मापना है, सिर्फ अगर आदमी के तापक्रम को मापते हैं तो वो थर्मामीटर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर पशु के थर्मामीटर लगाएंगे तो हो जाएगा वेटनरी थर्मामीटर, क्योंकि पशु के डॉक्टर क्या कहते हैं, वेटनरी का डॉक्टर कहते हैं। इसलिए वो जो थर्मामीटर यूज करता है उसको क्या, कौन सा थर्मामीटर कहते हैं, वेटनरी थर्मामीटर कहा जाता है। बताइएगा लोही जो है, लोही ये किसके पादप का नस्ल है, ये कि लोही ये भेड़ का है। लोही जो है ना एक भेड़ का जो है नस्ल हो जाएगा लोही। आगे बताइएगा जो बीटी बैगन, देखिए हम बोल रहे थे ना बीटी बैगन भी जो है ये एक प्रकार का जो है अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है, और इसको भी जो सबसे पहले जो किया गया था ये फिलीपींस में ही किया गया था। और हाल में सेंगरो बैगन को आपके लिए उपयुक्त रहेगा, और उसका उपयोग आप करते भी होंगे, उम्मीद करते हैं। ये बीटी बैगन है, वो सेंगरो बैगन आप उपजाते होंगे, और ये बीटी बैगन सबसे वो सब्जी के रूप में हो जाएगा। और ये बीटी बैगन है, इसको ये जो एक प्रकार का सबसे पहला बार इसको स्टार्टिंग किया गया था, ये फिलीपींस में किया गया था। और आज का न्यूज़ बता रहे हैं कि फिलीपींस में बीटी बैगन और जो पॉलिश चावल है उसका बाइकआउट किया जा रहा है फिलीपींस में। मतलब बाइकआउट मतलब क्या, इसका विरोध लोग कर रहा है कि अब जो है पॉलिश वाला चावल हम लोग नहीं खाएंगे, ठीक है ना। पॉलिश चावल जो है वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें जो है उसमें विटामिन B1 की कमी होती है, और B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। आगे बताइएगा कि गाय की उच्च दूध देने वाली प्रजाति कौन सी हो जाएगी, ये आपको सहवाल भी होता है, शाहीवाल भाई शाहीवाल, लेकिन इसमें होल्स्टाइन गाय दिए हुए, ठीक है, इसको भी याद रखिए। होल्स्टाइन गाय भी जो, इसको याद रखिए, होल्स्टाइन गाय जो है, क्योंकि NCERT है उठा भी सकता है। होल्स्टाइन गाय जो है ये सबसे अधिक दूध देने वाली प्रजाति हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि विटामिन का आप कुछ आविष्कार पूछ लेते हैं। देखिए विटामिन, इससे क्वेश्चन कुछ जो है, जो साइंस अगर आपका स्पेशल है तो फंसेगा ये क्वेश्चन उसमें। और विटामिन का आविष्कार कौन किए थे, फंक किए थे। कब किए थे, 1911 में किए थे, ठीक है ना। उसके बाद विटामिन A, इसका आविष्कार कौन किए थे, ये मैकुलन किए थे। A और B दोनों का आविष्कार कौन किए थे, मैकुलन किए थे। और C का आविष्कार कौन किए थे, हॉलकट किए थे। विटामिन C का आविष्कार हॉलकट किए थे। और विटामिन D का आविष्कार कौन किए थे, हॉपकिंस जो है विटामिन D का किए थे। बताइए हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहली बार किस में किया गया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड में किया गया था, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड में। और ये कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के थे, ठीक है। बताइए होम्योपैथी का आविष्कार कौन है, हैनीमैन। होम्योपैथी का आविष्कार कौन हो जाएंगे, हैनीमैन हो जाएंगे। आगे बताइए गर्भ निरोधक गोली, इसका आविष्कार कौन किए थे, पिनकस किए थे, ठीक है ना। गर्भ निरोधक गोली कब दिया जाता है, जब आप जो है अवांछित रूप से गर्भ का धारण करना नहीं चाहते हैं, उसको कौन सा निरोधक गोली दिया जाता है, गर्भ निरोधक गोली दिया जाता है, ठीक ना। और उसके लिए इसका आविष्कार कौन किए थे, पिनकस साहब किए थे। पहले अब तो गोली आता है, अब तो कितना इतना दवा आ गया है, उसका तो चर्चा करने योग्य नहीं है। आगे बताइएगा रक्त समूह का खोज कौन किए थे, लैंड एस्टीनर जो ये दर्द नहीं, ये रक्त समूह का खोज किए थे, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा कि बैक्टीरिया खोज कौन किए थे, ल्यूवेनहॉक। यानी बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु। देखिए बैक्टीरिया इंग्लिश वर्ड है और उसको हिंदी में क्या कहेंगे, जीवाणु। इसलिए कहीं बैक्टीरिया ना दे जीवाणु दे देगा, उसका खोज कौन किए थे, ल्यूवेनहॉक किए थे। बताइएगा कि BCG टीका हो गया। पोलियो वैक्सीन का खोज कौन किए थे, जॉनी सॉल किए थे। और पोलियो एक प्रकार का क्या है, वायरस है। पोलियो एक प्रकार क्या है, वायरस हो जाएगा, सर जी रोग है तो वो वायरस ही नहीं फैलता है। आगे बताइएगा कि चेचक का टीका जो है इसका खोज कौन किए थे, एडवर्ड जेनर किए थे, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि एंटीजन का खोज कौन किए थे, ये भी लैंड एस्टीनर किए थे। रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों जो है वो रक्त का ही संबंधित है, इसलिए रक्त से संबंधित जो भी होगा वो लैंड एस्टीनर नहीं हो जाएंगे। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा, थायमीन हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। और B3 का क्या होगा, नियासिन। विटामिन B3 का नियासिन हो जाएगा, ठीक है। उसको पेंटाथोनिक एसिड कहा जाता है, पेंटाथोनिक एसिड कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आपको विटामिन से संबंधित पूछा हुआ था BPSC शिक्षक भर्ती 3.0 में कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनाकोबालामीन हो जाएगा, ठीक है। साइनाकोबालामीन होगा, इसलिए ना आपको बताता है कभी कभी हिंदी न देके आपको इंग्लिश ऑप्शन में दे देगा। अब उसका पूरा नाम ना देगा, उसका आधा नाम दे देगा, इसलिए साइनाकोबालामीन इसका पूरा नाम होता है। और ऑप्शन में क्या था, सिर्फ कोबालामीन था, ठीक ना। और ऑप्शन में आपको एक से अधिक और इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए विद्यार्थी समय कन्फ्यूज हो जाता है और एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लेकर आगे बढ़ जाता है। इसलिए आप अगर उस तरह का अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो आप ऑप्शन अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आपके कानों से गुजरती रहेगी तो आप उस समय उसको जो है याद रखिएगा और उसको सही जवाब को टिक करके आइएगा, ठीक है। अब जो उसके बाद जो है ये फिजिक्स में दिया गया था,
फिजिक्स में दिया गया था, इसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, जो हवाओं के साथ बहती हुई पैगाम भेजा है, और ये एफएमएससी आपके लिए पैगाम लेके आएगी, जो कि एग्ज़ाम के जब लास्ट का 4 दिन बचा रहेगा तो 4 से 5 दिन पहले जो है हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल मैराथन आएगा, उसका आप लोग इंतजार कीजिएगा। और वो मैराथन जो रहेगा वो पूरे बुझिए तो 40 नंबर के खोपड़ी में छेद करने वाला होगा, क्योंकि वो 40 नंबर के लिए अगर आप 30+ अगर उस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, क्योंकि 1 घंटा का पूरा मैराथन रहेगा, वो स्पेशल हर एक सब्जेक्ट को लेकर रहेगा। अगर स्पेशल चलाएंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा, और उसके बाद स्पेशल चलेगा तो फिजिक्स का चलेगा, सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ बायोलॉजी, या सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी, या सिर्फ करंट अफेयर, मतलब ये 5-6 सब्जेक्ट को मिला के जो है, और एक बिहार स्पेशल का वीडियो जो है आपको मैराथन के दौर में ही मिलने वाला है। तो बताइएगा कि हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? ये केवल गतिज ऊर्जा। हवा रहेगा सिर्फ कौन रहेगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो टेलीफोन जो है इसमें क्या प्रयुक्त होता है? माइक्रोफोन। टेलीफोन में जो है केवल माइक्रोफोन जो है, कार्बन का माइक्रोफोन जो है उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को किस भौतिक राशि के द्वारा व्यक्त किया जाता है? ये द्रव्यमान के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। देखिए, संवेग और वेग इसके अनुपात को जो है द्रव्यमान कहा जाता है। mv/v होता है, तो m से v से v कर देगा तो क्या बचेगा? सिर्फ मास से ना बचेगा। मास को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान। अगर आपको ये अगर याद नहीं है तो आप फार्मूला पे बैठा के उसको जो है निकाल सकते हैं। उसके लिए आप पढ़ रहे तो निकलेगा, सिर्फ हाथ सोचने से रिजल्ट नहीं होता सर, समझे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसी तारे का रंग जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप। अगर कोई तारा रंग कर रहा है उसका सूचक क्या हो जाएगा? वो ताप को जो है वो दिखाता है। आगे बताइए कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम जो ये हवा का वाष्प घनत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? ये आपको जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए है, और ये कहाँ पड़ता है? कल्पक्कम तमिलनाडु में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में, और तारापुर जो है ना वो महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, कुंडलकुलम और कल्पक्कम ये जो आपको दोनों तमिलनाडु में हो जाएगा, और तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। और ये जो है आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जो है वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तड़ित चालक में जो होता है इसमें किस धातु का कंडक्टर बनाया जाता है? वो तांबा का। देखिए, हम आपको बताए थे कि सबसे अधिक विद्युत सुचालक क्या हो जाएगा? चांदी। ऑप्शन में आपको चांदी भी रहेगा और तांबा भी रहेगा, ठीक ना। और आप जो टेस्ट दिए थे उसमें शायद ऑप्शन था ये, इसमें नहीं था। तो तांबा लगेगा। हाँ, अगर चांदी नहीं रहेगा तो आपको तांबा लेना है, क्योंकि तांबा जो है सस्ता होता है और चांदी क्या होता है? वो महंगा होता है। लेकिन इसलिए लोग जो है वो उसको यूज जो है कम करता है, और कॉपर का उपयोग जो है वो ज़्यादा करता है। इसलिए तड़ित चालक का जो कंडक्टर बनाया जाता है वो किसका बना रहता है? वो तांबा का ही जो है वो बना रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ, ये तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी ध्वनि तरंग जो है, कौन सी प्रक्रिया जो है ध्वनि तरंग के साथ नहीं दिखाई जा सकती है? व्यतिकरण। ये व्यतिकरण की प्रक्रिया जो है ये आपको ध्वनि तरंग के साथ जो है वो नहीं दिखाई पड़ सकती है। अगला क्वेश्चन, वैसे भी ध्वनि को आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ईसीजी जो है, ईसीजी ये किस अंग की गतिविधि को दिखाता है? ये हृदय हो जाएगा। और ईईजी मतलब किस हो जाएगा? ये मस्तिष्क से हो जाएगा। आगे बताइएगा कि वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है परंतु ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? अभी तुरंत बताएं। ये ध्रुवन हो जाएगा। ध्रुवन जो है ये प्रकाश तरंग में होगा तो दिखेगा प्रकाश में, क्योंकि प्रकाश को देख सकते हैं सर जी, और ध्वनि को सिर्फ सुन सकते हैं, इसलिए इसमें ध्रुवन जो हो जाएगा। ये आपको ध्रुवन जो है वो नहीं होगा। और ध्रुवन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं ध्रुवन, और ध्रुवन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से आंखों के साथ जो है दूर की वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं? ये वो दूरबीन हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मोबाइल चार्जर में जो है, मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति जो प्रयोग की जाती है? मतलब एगो स्टेप डाउन होता है, एगो स्टेप अप प्रक्रिया होती है ट्रांसफार्मर में, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा मोबाइल चार्ज होता है? ये स्टेप डाउन, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा जो है मोबाइल क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक है ना। ये भी याद रखिए। देखिए, अच्छा क्वेश्चन बताए ना आज। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये नांगल पंजाब में किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो हीटर का तार जो ये किस धातु का बना होता है? ये आपको नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ये डॉपलर प्रभाव जो किससे संबंधित है? ये ध्वनि से ही संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब जो है आपको जो करंट अफेयर जो दिया गया था, ये कहाँ दिया गया था?
25 जनवरी से लेकर 20 से 110 20 से 30। हम तो करंट को भूल ही गए थे। कितने लगा वहाँ? टिक की तो बात छोड़ दिया कि सर आपको तो इस लेवल का तैयारी करवा दिया जाएगा ना, आपको टिक लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद एक क्वेश्चन मार्क कर जगह प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो किस राज्य में गोल मेले का आयोजन किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है गोल मेले का आयोजन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो कि आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राम मंदिर के जो है वो डिजाइन करता कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा थे, चंद्रकांत सोमपुरा। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 161 फीट। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राम मंदिर के एवज में जो वहाँ बन रहा है, अभी मस्जिद बन रहा है, उसका नाम बदल क्या कर दिया गया? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डेजर्ट फेस्टिवल जो है, डेजर्ट फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया है? ये राजस्थान में मनाया गया है। डेजर्ट फेस्टिवल वैसे भी डेजर्ट से संबंधित है, वो मतलब जहाँ बालू जगह रहता है। डेजर्ट मतलब क्या होता है? बालू होता है, रेगिस्तान। और झारखंड का राजस्थान में भी, जैसलमेर भी क्या है? बालू है। उससे उसको याद रख सकते हैं कि डेजर्ट फेस्टिवल जो है वो आपको राजस्थान में मनाया गया। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देखिए हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको जो ना छपने वाला होगा। ये क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि 23 जनवरी 2024 को 75वें क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये पता होगा। और इससे कुछ क्वेश्चन उसको हम बता देते हैं कि 75वें गणतंत्र दिवस जो हुआ है, ये इस बार जो आए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति आए हैं, जिनका नाम हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन। ये कौन राष्ट्रपति आए हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति आए हैं और उनका नाम क्या हो जाएगा? इमैनुअल मैक्रोन। और क्वेश्चन सुन लीजिए सर, वो 26 जनवरी की बात करें, क्वेश्चन 23 जनवरी से रिलेटेड है, ठीक ना। आप यूं ही हमारी बातों को सुनिएगा और उसमें कमी निकालिएगा। पहले क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए, उसके बाद हम जो बोलेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 23 जनवरी से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद हमें कुछ और क्वेश्चन इसके बाद याद आ गया, इसलिए हम वहाँ तक चले गए। बाकी क्वेश्चन जो है आपको वो 23 जनवरी से रिलेटेड है। और क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि 23 जनवरी 2024 को जो 75वें गणतंत्र दिवस होने वाला था, उसके उपलक्ष्य में जो है हमारा संविधान और हमारा सम्मान ये लॉन्च करने वाले जो हुए हैं, इसका उद्घाटन जो ये अभियान है, इसका उद्घाटन कौन किए हैं? ये देखिए ऑप्शन में नरेंद्र मोदी भी रहेगा आपको, और आपको राष्ट्रपति, ये आपको पूर्व राष्ट्रपति जो थे, ये पूर्व राष्ट्रपति नहीं, अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, जगदीश नहीं, जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। ये आपको हमारा संविधान और हमारा सम्मान ये अभियान स्टार्ट किए हैं, और ये आपको गणतंत्रता दिवस से 3 दिन पहले, यानी उसी के उपलक्ष्य में ये स्टार्ट किए हैं, हमारा संविधान हमारा सम्मान। और स्टार्टिंग करने वाले कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़, जो कि कौन है अभी? उपराष्ट्रपति। और ये कैमे क्रम के हो जाएंगे? 14। उपराष्ट्रपति 14 है, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों जो है वो 15वें क्रम का हो जाएगा। क्या? अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो ये आपको जो 75वें क्रम के जो राष्ट्रपति जो गणतंत्र दिवस हुआ है, इसमें कहाँ के राष्ट्रपति आए हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति आए हैं, और इसका नाम क्या हो जाएगा? इमैनुअल मैक्रोन हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि 75वें क्रम के आए हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो किस हाल ही में भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में 4था स्थान हासिल किया है? ये कल भी बताए थे, हांगकांग। ये हांगकांग को पछाड़कर, जो भारत पहले हांगकांग 5वें नंबर पर था, अब उसको भारत 5वें नंबर पर किया है, और भारत खुद आ गया 4थे नंबर पर, ठीक है ना। भारत 4थे नंबर पर और हांगकांग को 5वें नंबर पर भेज दिया है, और ये आपको शेयर बाजार में भेज दिया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो किस देश में जो है, किस देश के बीच जो है भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त सैनिक बल खंजर स्टार्ट हुआ है? खंजर, ये किर्गिस्तान के बीच हुआ है, ठीक है ना। खंजर अभ्यास किसके बीच स्टार्ट हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास स्टार्ट हुआ है? खंजर, याद हो जाएगा ना। खंजर किसके बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान। देखिए इसमें जो हॉट टॉपिक लगता है और जो ऐसा लगता है क्वेश्चन पूछने वाला है, उसी को हम डिस्कस कराने का प्रयास कर रहे हैं। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित ये जो थी ऋतु करिधल जो है, ये इसको और नवीन तिवारी को जो है उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान दिया गया है। ऋतु करिधल और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान जो है ये दिया गया है। आगे बताइए किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है? ये आपको बिहार का दिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? ये रियाद में खोलेगा, वहाँ उसकी राजधानी रियाद है। अल्कोहल स्टोर मतलब जहाँ जो अल्कोहल का स्टोर रखेगा, तो दारू का भंडार जहाँ करेगा उसी को कहते हैं अल्कोहल स्टोर। और वो अपनी राजधानी जो है, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है, वो वहीं खोलेगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन देगा जो 2024 में जो है किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया है? तो ये मध्य प्रदेश। देखिए ये क्वेश्चन तो इसको याद नहीं रखिए, क्योंकि ये शिक्षक से संबंधित है, और ये आपको बिहार राज्य से भी नहीं है, आपको ऑप्शन में बिहार राज्य भी देगा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से, किस राज्य के मास्टर अवनीश को, मास्टर का नाम क्या हो जाएगा? अवनीश, और उसको जो है पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? अवनीश को दिया गया है। और वो किस राज्य का है? वो आपको मध्य प्रदेश का हो जाएगा। एक और याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम हो जाएगा अनुवादनी ऐप। अनुवादनी ऐप वो हो जाएगा जो बहुभाषी शिक्षा हो जाएगा, आप किसी भी भाषा में बोलिएगा वो आपको कन्वर्ट कर देगा और आपकी मातृभाषा में सुनाई पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अगर आप किसी अदर स्टेट में जाते हैं, वहाँ की भाषा आपको समझ में नहीं आती है, तो उस ऐप के माध्यम से जो आप भाषा को अपने भाषाओं में, अपनी मातृभाषा में ट्रांसफर करके उसको सुन और समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके लिए कौन सा ऐप आया है? अनुवादनी ऐप आया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो ICC ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है? ये विराट कोहली को चुना। देखिए तीन को याद रखिएगा, पहला वनडे, दूसरा T20 और तीसरा टेस्ट फॉर्मेट है। तो वनडे में हो जाएंगे विराट कोहली, टेस्ट में हो जाएंगे उस्मान ख्वाजा। और विराट कोहली वनडे में, टेस्ट में उस्मान ख्वाजा, और आपको T20 में हो जाएंगे सूर्य कुमार यादव। ये आपको 2 भारतीय हैं और एक जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा सुनाई गई है? ये अमेरिका में जो है नाइट्रोजन गैस से जो है मृत्यु करवाया गया है। वो सजा में पहले फांसी दे देखिए, उसको जो नाइट्रोजन गैस से उसकी मृत्यु जो है वो करवा दी गई है। और वो किस देश में हुआ है? वो आपको अमेरिका में ही हुआ है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारतीय सेना ने कहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया है? जम्मू कश्मीर में। देखिए जम्मू कश्मीर से किसी एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, मतलब भारतीय सेना द्वारा जो है इंडिया सेल्फी पॉइंट कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर। देखिए वो इससे आपको फंसाने के लिए देगा, उससे अगर सिर्फ सेल्फी पॉइंट की बात करेगा तो ये आपको उत्तर प्रदेश में भी एक सेल्फी पॉइंट बना है, राम मंदिर के ठीक राम मंदिर के डिस्ट्रिक्ट में क्या कहते हैं जगह पे बना है, जहाँ पे सरस्वती जी का वीणा देखे ना, वो सबसे बड़ा वीणा का वहाँ स्थापना किया गया है। वहाँ पे लोग सेल्फी पॉइंट वहाँ बनाया गया है। लेकिन उसी में अगर भारतीय सेना लगा देगा ना, भारतीय सेना के साथ सेल्फी पॉइंट बोलेगा तो वो कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो आज तक जो अभी तक जो करंट बताया उसको एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं और उसके बाद क्लास को द एंड कर दें। कोई दिक्कत बताइएगा। फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि पूछ चुके हैं एक बार। देखा चंद्रकांत सोमपुरा वो किसका डिजाइन दिए थे? राम मंदिर का। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 161 फीट हो जाएगी, ठीक है ना। और राम मंदिर के एवज में जो मुस्लिम पक्ष को जमीन दिया गया था, वहाँ जो मस्जिद बनने वाला है उसका नाम बदल क्या कर दिया गया है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा जो खंजर अभियान जो है किससे किसके बीच स्टार्ट हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। बताइएगा कब्रिस्तान नहीं, किर्गिस्तान, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा कि गांव चलो अभियान, ये कल ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। गांव चलो अभियान जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा के द्वारा किया गया, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा कि बहुभाषी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अनुवादनी ऐप लॉन्च किया गया है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो 2023 में जो हुआ था, 2024 में जो हुआ है आपको गणतंत्र दिवस, ये कितने क्रम का हुआ है? 75वें क्रम का हुआ है। उसमें कहाँ के राष्ट्रपति आए हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए हैं। और जो इससे 3 दिन पहले जो थे, हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये कौन स्टार्ट किए गए? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है इसको स्टार्ट किए हैं। बताइए उसके बाद जो है, उसके बाद पूछे थे आपसे कि हांगकांग को पछाड़ के भारत जो कितने स्थान पर चला गया है? 4थे स्थान पर चला गया। और किस में चला गया? शेयर सूचकांक में। शेयर सूचकांक में जो हांगकांग को पछाड़ के जो है 4थे स्थान पर चला गया है। उसके बाद हमको ये बताइए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया है, ये बिहार के हैं, ये कितने क्रम को दिया गया इनको? 49वें क्रम को। और अब तक जो है भारत रत्न कितने व्यक्ति को दे दिया गया है? 53 व्यक्ति को जो है वो दे दिया गया है, ठीक ना। इसमें एगो जीवित मात्र एक ही थे जिनका नाम हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। बाकी जो 4 थे उस सभी की मृत्यु जो है वो हो चुकी है, मरणोपरांत दिया गया है। इस बार 5 व्यक्तियों को मिला है। पहला सुन लीजिए, पहला हो जाएंगे आपको 49वें नंबर हो जाएंगे आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर। दूसरे 50वें क्रम को हो जाएंगे ये आपको लाल कृष्ण आडवाणी। उसके बाद हो जाएंगे आपको PV नरसिम्हा राव। उसके बाद MS स्वामीनाथन। और उसके बाद चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। कोई दिक्कत? अब उसके बाद बताइए कि ICC ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का सम्मान दिया है? विराट कोहली को दिया है। और T20 में किसको दिया है? सूर्य कुमार यादव, यानी स्काई को दिया है, सूर्य कुमार यादव को दिया है। और आपको टेस्ट में किसको दिया है? उस्मान ख्वाजा को। वो कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे। अब देखिए आप कल भी एक क्वेश्चन पूछे थे कि हैंडमेड कागज का GI टैग किसे दिया गया है?
अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश में 2 याद रखिएगा, एगो हैंडमेड कागज का, एगो वांचो सिर्फ लकड़ी का। वांचो सिर्फ लकड़ी का जीआई टैग भी दिया गया आपको अरुणाचल प्रदेश को। आपसे बताते हैं रेड आंट चटनी का जीआई टैग किसे दिया गया था, ये उड़ीसा को दिया गया था। और कदियाल साड़ी का जीआई टैग ये पश्चिम बंगाल। और सिर्फ साल का जीआई टैग पूछेगा तो ये भी आपको उड़ीसा को ही दिया गया। और स्लेम साव का जीआई टैग तमिलनाडु को दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद कच्ची खरेक का जीआई टैग, ये आपको कच्ची खरेक ये आपको गुजरात हो जाएगा। और काजी नींबू हो जाएगा तो असम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जीआई टैग जितना आ रहा है इसमें सीरियल से, जो कि जनवरी आप खत्म हो गया है, उसके बाद जो भी सीरियल से आ रहा है उसको हम क्लियर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको रिवीजन कराने का ये प्रयास जो है हमारा अथक प्रयास हो रहा है। यह अथक प्रयास आपको हमारे द्वारा जो किया जा रहा है, यह आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो आज का क्लास जो होमवर्क के माध्यम से था और जिसमें जनगणना की चर्चा की गई है, वो सारा संपूर्ण जो है इसके माध्यम से हम लोग के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। बाकी इसके बाद जो है आपको जो बच गया है, कल जो है सिर्फ जनजाति बच गई है, जो कि भारत के किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, उसका वर्णन जो है आपको सिर्फ जनजाति देखने को जो है वो आपको कल मिलने वाला है। उसके लिए आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। बाकी बहुत अच्छे से आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, हमें देख के बहुत अच्छा खुशी मिल रहा है। और उससे भी अच्छी खुशी तब मिलेगी जब इसको आप अपने पढ़ने के साथ साथ जो है इसको अमल में लाने का अथक प्रयास कीजिएगा, तब हम लोग का ये सपना जो है वो साकार हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे बीपीएससी शिक्षक भर्ती के माध्यम से जो भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का उज्जवल भविष्य की कामना जो है ऐसा हम करते हैं। और हम लोग के द्वारा जो भी त्रुटि रह जाती है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हम लोग में कहाँ कमी रह जाती है इसका पता जो है वो चल जाएगा। ताकि क्योंकि सभी लोग जो है अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं और बेस्ट में लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को छोड़ देते हैं। आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन क्लास जो है आपको ये FMSC ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से वो देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लाइब्रेरी में इसको वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने पड़ोसी और पड़ोसन से भी इसको जो है सब्सक्राइब करवा लीजिए, ताकि उन सभी को जो है फ़ायदा मिल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।